In this lecture, we will discuss the concept of cost of capital, its meaning, what are the different types of cost of capital, and how we can measure the cost of capital. Measurement means कि उसकी जो कैलकुलेशन है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है। कॉस्ट मीन्स के एक्सपेंस या फिर जो कोई भी खर्चा फर्म को बियर करना पड़ेगा। कैपिटल मीन्स के जो भी फर्म ने फंड्स ऑब्टेन करे हैं या फिर रेज करे हैं इन दी फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर्स की फॉर्म में। तो फर्म उनके ऊपर जो भी रिटर्न पे कर रही है अपने सप्लायर्स को या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So cost of capital is the rate of return the company has to pay to various suppliers of funds। तो कंपनी जितना भी अपने इन्वेस्टर्स को पे कर रही है उनके फंड्स के ऊपर, वो उसकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस जब भी कंपनी के जो सप्लायर्स हैं उसको, कंपनी के सप्लायर्स को हम लोग उसके इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं। जब भी वो फर्म को फंड्स प्रोवाइड करेंगे उन्होंने बेसिकली दो चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो उनके जो फंड्स हैं वो सेफ होने चाहिए, उसके बाद कंपनी उनको एक अच्छा खासा रिटर्न देती हो। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर जो सप्लायर्स हैं अपनी जो कैपिटल है वो फर्म को सप्लाई करेंगे और फर्म उनको उसके बदले में कुछ रिटर्न देगी। तो फर्म के लिए वो बन गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी ने कम से कम इतना तो उन पैसे से अर्न करना ही है कि वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न दे सके। अगर फर्म उतना भी नहीं अर्न कर पाती है, राइट, तो फिर क्या होएगा, फर्म के जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो फॉल करनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद है कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करते होते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे डेट है, डेट की कोस्ट को हम लोग के डी से डिनोट करते होते हैं। के मीन्स के कोस्ट, डी मीन्स डेट। प्रेफरेंस शेयर की कोस्ट को हम लोग के पी के साथ डिनोट करते हैं, इक्विटी की कोस्ट को के ई के साथ, और रिटेन्ड अर्निंग जो फर्म की हैं उसको हम लोग के आर के साथ डिनोट करते होते हैं। और जो इन सब की कंबाइंड कॉस्ट होएगी इन सब फंड्स को रेज करने की, वो बनेगी फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी उनको पे करेंगे वो उसकी कॉस्ट होगी बेसिकली। तो देन हमारे पास है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स के जो फर्म ने पहले फंड रेज करे थे अपने पुराने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, उसके ऊपर जो भी उन्होंने खर्चा पे करा है, दैट इज़ ए हिस्टोरिकल कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट मीन्स के जो आने वाले टाइम में वो फंड रेज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, वो उसकी बनेगी फ्यूचर कॉस्ट। तो ये बेसिकली है क्या कि जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो फर्म को गाइड करेगी फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करने में, राइट, कि आने वाले टाइम में उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंस करवाना है, किस वे से फाइनेंस करवाना है, उसके लिए वो फर्म को गाइड करेगी। देन वी हैव स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स की कॉस्ट, जैसे कि जो फर्म है अगर वो डेट की फॉर्म में जो है फंड रेज कर रही है तो उस केस में जो इंटरेस्ट है दैट इज़ दी स्पेसिफिक कॉस्ट, क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर तो हम लोग इंटरेस्ट ही पे करते हैं, राइट। और अगर फर्म इक्विटी की फॉर्म में फंड रेज कर रही है तो उस केस में फर्म क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी। तो डिविडेंड क्या हो गया, उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट होगी। तो उसके बाद है कंपोजिट कॉस्ट। कंपोजिट कॉस्ट क्या होगी, जब हम लोग सारे के सारे सोर्सेज की कॉस्ट को कंबाइन कर देंगे। जैसे कि फर्म ने क्या करा, इक्विटी से फंड रेज कर लिया, प्रेफरेंस से कर लिया, डिबेंचर से कर लिया। जब हम इन सब की कॉस्ट को कंबाइन करेंगे दैट इज़ द कंबाइंड कॉस्ट, या फिर हम उसको बोलते होते हैं वेटेड कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन वी हैव एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग इसमें बेसिकली जो भी इनफ्लोज हैं और जो आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करते होते हैं कि पैसा हमारे पास कितना आया है और कितना गया है, उसको इक्वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने 5 लाख रुपए रेज करे हैं डिबेंचर्स की फॉर्म में, और वो जो डिबेंचर्स है वो रिडीमेबल हैं 5 साल के बाद, मीन्स के फर्म 5 साल के बाद अपने डिबेंचर्स वापस ले लेगी और शेयर होल्डर को उनका पैसा दे देगी। इसमें हमारे पास इनफ्लोज पहले कितना आ गया, 5 लाख आ गया, राइट। उसके बाद फर्म हर साल क्या कर रही है, 50,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट जो उसके डिबेंचर्स होल्डर को मिल रहा है। उसके बाद 5 साल के बाद फर्म क्या करेगी, 5 लाख रुपए भी पे कर देगी। तो इस केस में जो 10% कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर्स के लिए, दैट इज़ दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट टू दी फर्म। और अगर सपोज ये जो डेट है वो इंटरेस्ट उसमें नहीं होता तो उसकी एक्सप्लिसिट क्या होती, दैट वुड बी ज़ीरो। देन वी हैव इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग इम्प्लाइड कॉस्ट भी बोल देते होते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल देते होते हैं। इसको हम लोग कैसे देखते होते हैं कि
जो फर्म है अगर वो अपनी रिटेन अर्निंग को यूज़ कर रही है, वो रिटेन अर्निंग फर्म ने इसीलिए रिटेन करी है क्योंकि उसने अपने शेयर होल्डर को कुछ नहीं दिया था, राइट। उसी से वो जो पैसा उसने अपने पास बचा के रखा हुआ है, अगर वो पैसा अपने उसके शेयर होल्डर को मिल जाता, राइट, तो फिर वो उस मनी को इन्वेस्ट करते और उनको वहाँ से कुछ रिटर्न आता। तो लेकिन उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस्ट कर दी क्योंकि फर्म ने पैसा अपने पास रिटेन करके रख लिया। तो फिर ये वाली कॉस्ट कौन सी होगी, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी या फिर हमारी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि शेयर होल्डर ने लूज़ कर दी है अपने उस पैसे को ना लेकर और ना इन्वेस्ट कर। उसके बाद हमारे पास होती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या है, वेटेड कॉस्ट है। इसके आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो भी सोर्स हैं फंड्स के, जहाँ से हमने मनी रेज करी है, जैसे कि डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं या फिर जो रिटेन अर्निंग है, हमने उन सब के वेट्स ले लेने हैं। उन सब के वेट लेकर, जैसे कि हमारे पास 50% इक्विटी शेयर्स हैं, 20% प्रेफरेंस है, 30% डेट है, हमने इनके वेट लेकर इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि अगर फर्म कोई भी नई कैपिटल रेज कर रही है तो उनको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है, या फिर उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है उस पर्टिकुलर सोर्स को रेज करने के लिए, उसको हम बोलते होते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। देन वी हैव बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट तो आपका पता ही है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि कंपनी ने पे करना है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर फर्म जो है वो बिफोर टैक्स पे करती है, उनको टैक्स की कैलकुलेशन करने से पहले पे करती है, तो वो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी हमारी, राइट। और अगर फर्म उनको टैक्स पे करने के बाद देती है, टैक्स की कैलकुलेशन के बाद दे रही है, देन दैट इज़ दी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर टैक्स करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारा फार्मूला होता है ना, जो भी हमारा जैसे इंटरेस्ट है या फिर डिविडेंड है, उसको हम लोग इंटरेस्ट को बेसिकली हम लोग करते होते हैं इसमें, उसको हमने 1 - t के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो इक्विटी की कॉस्ट है या फिर जो प्रेफरेंस की कॉस्ट है वो हमेशा ही आफ्टर टैक्स होती है, क्योंकि जो भी हमने उनको डिविडेंड पे करना होता है वो हम लोग हमेशा जो भी प्रॉफिट बच जाते हैं टैक्स पे करने के बाद उनसे ही पे करते होते हैं, राइट। लेकिन जो डेट है हमारा, उसको हम लोग बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स किसी भी वे से ले लेते होते हैं, क्योंकि जो डेट है, डेट का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग P&L में शो करते होते हैं, और ये हम लोग कंपनी जो है इसको टैक्स पे करने के पहले भी ले सकती है, बाद में भी ले सकती है। इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो कंपनियाँ खुद ही देख लेती होती है कि हमने इसको कैसे लेना है, राइट। आफ्टर मीनिंग एंड टाइप्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर हम बोले मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेजरमेंट में हम लोगों ने दो चीज़ें कवर करनी है। फर्स्ट वी विल बी डूइंग द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद हमने करनी है कॉस्ट ऑफ वेटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस। स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्विटी की, प्रेफरेंस की, डिबेंचर्स की या फिर रिटेन्ड अर्निंग की, हर एक की इंडिविजुअल जो कॉस्ट पड़ रही है वो कैलकुलेट करेंगे। वेटेड में हम लोगों ने क्या करना है, इन सब के हम लोग वेट्स लेकर उनका मीन्स कि उनका प्रपोर्शन लेकर कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट। इसमें फर्स्ट वी हैव द कॉस्ट ऑफ डेट, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। इसमें आपके पास दो चीज़ें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोगों ने इररिडीमेबल डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हम लोग रिडीमेबल डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इररिडीमेबल डेट कौन सा होता है, जिसको कंपनी कभी भी रीपरचेज नहीं करती है, या फिर हम ऐसे बोले कंपनी बायबैक नहीं करती है। अगर हमने इसकी बिफोर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रोसीड। इंटरेस्ट मीन्स के जो कंपनी उनको पे कर रही है, प्रोसीड मीन्स के जितना पैसा कंपनी ने उनसे लिया है, राइट। और अगर ये जो पैसा है कंपनी ने डिस्काउंट के ऊपर उनसे लिया है, राइट। कंपनी ने जब डिबेंचर इशू करे थे, अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करा है तब तो कंपनी उसको माइनस कर देगी। लेकिन अगर उन्होंने प्रीमियम के ऊपर डिबेंचर इशू करे हैं तो उसको वो प्रोसीड में प्लस कर देगी, फिर हमारी क्या बन जाएगी, नेट प्रोसीड बन जाएगी, राइट। तो उसके बाद हमारे पास है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आफ्टर टैक्स के लिए सिंपली हमने जो भी हमारा इंटरेस्ट और जो नेट प्रोसीड है इसको हमने 1 - t से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। AB लिमिटेड हैज़ 10% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। 10% हमारे पास क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट है। 1 लाख के डिबेंचर्स है, उसकी पार वैल्यू जो है उसकी 100 है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर डिबेंचर जो है वो
पार के ऊपर इशू करे गए हैं, डिस्काउंट के ऊपर करे गए हैं तो और प्रीमियम के ऊपर करे गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, केस 1 एट पार। इंटरेस्ट तो आपको पता ही है 10% है, नेट प्रोसीड हमारी 100 ही है, तो अभी उसकी कॉस्ट क्या बन गई, इट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100% के लिए, तो हमारी कॉस्ट आ रही है 10%। अगर यही डिबेंचर कंपनी डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है तो फिर हमारे पास जो पैसा आया है वो 10% कम हो गया, तो उसकी नेट प्रोसीड देखिए क्या बनेगी, 10 का डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर है, 100 में से 10% डिस्काउंट है तो 10 रुपीज़ कम हो गए, तो 90 हमारे पास पैसे आए हैं और 10% हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। सो योर कॉस्ट ऑफ डेट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, इट इज़ 11.1%. Then in the third case, the company has issued debenture at a premium of 10%. प्रीमियम के केस में हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रोसीड में हम लोग प्लस कर देंगे, तो 100 का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम के ऊपर है, सो द अमाउंट इज़ 110 एंड द इंटरेस्ट इज़ 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, इट इज़ 9.09%. देन वी हैव दी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आफ्टर टैक्स में हम लोगों ने सिंपली जो भी हमारा इंटरेस्ट और नेट प्रोसीड है उसको हमने 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ द क्वेश्चन इज ए लिमिटेड इशू 60,000 8% डिबेंचर्स एट पार, टैक्स रेट इज 50%, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अभी देखिए इसमें क्या है, कंपनी के 60,000 के डिबेंचर्स हैं, राइट, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 8% का, आपने इसको 8% जब करोगे इट विल बी 4800, तो 4800 डिवाइडेड बाय 60,000 जो हमने अमाउंट रिसीव करी है इंटू 1 माइनस टी, 50% है, 50 डिवाइडेड बाय 100 इट इज़ 0.5, तो 1 माइनस 0.5 से मल्टीप्लाई करके योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 4%. देन वी हैव द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट का ऑलरेडी मीनिंग आपको बता दिया, इट इज़ कि कंपनी जब क्या करेगी, अपने डेट को रीपरचेज करेगी, बायबैक करेगी आफ्टर पर्टिकुलर ईयर, या फिर हम ये बोले कुछ सालों के बाद कंपनी इसको रिडीम कर लेगी। हेयर द बिफोर टैक्स कॉस्ट इज इंटरेस्ट प्लस 1/n, हेयर द n मीन्स द नंबर ऑफ ईयर, RV इज द रिडीमेबल वैल्यू, जितना कंपनी रिडम्पशन के टाइम के ऊपर पे करेगी अपने डिबेंचर होल्डर को। NP मीन्स नेट प्रोसीड, जो कंपनी ने स्टार्टिंग में पैसा रिसीव करा था, डिवाइडेड बाय इन दोनों की जो एवरेज है RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। अगर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करनी है तब आप क्या करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर इंटरेस्ट विद 1 माइनस टी। अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सूर्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ रेज्ड फंड थ्रू इशू ऑफ 1000 डिबेंचर्स ऑफ 150, 150 का डिबेंचर है, इशू उन्होंने करा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 पर डिबेंचर, तो हमें पैसा कम आया है, राइट, विद 10 ईयर मेच्योरिटी, सो योर n इज 10, कूपन रेट इज 16%, कूपन रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5, तो हमारा देखिए जो टोटल जो है हमारी नेट प्रोसीड 10 और 5 दोनों से रिड्यूस हो जाएगी। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल विद अ प्रीमियम ऑफ 10%, कंपनी ने जब भी इनको रिडीम करना है 10% प्रीमियम के ऊपर रिडीम करना है, एंड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हमें NP दैट इज़ नेट प्रोसीड एंड RV दैट इज़ रिडीमेबल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आपकी नेट प्रोसीड जो है डिबेंचर है कितने का, 150 का, और 10 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट के ऊपर इशू करा है और 5 रुपये उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो टोटल आपकी नेट प्रोसीड से 15 रुपीज़ कम हो रहे हैं। सो योर नेट प्रोसीड विल बी 135 रुपीज़ एंड योर RV दैट इज़ रिडीमेबल वैल्यू वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल विद अ प्रीमियम ऑफ 10%। 150 का 10% दैट इज़ 15, तो 165 इज़ योर रिडीमेबल वैल्यू। अभी हम सबसे पहले बिफोर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना है, 16% है, 150 का 16% इज़ 24, 24 प्लस 1/n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर, 10 साल की उसकी मेचोरिटी है, 1/10, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया, RV इज़ 165, 165 माइनस 135, डिवाइड हमने इन दोनों की एवरेज लेकर कर लेना, 165 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ 150। तो जब आप ये सारी की सारी कैलकुलेशन करोगे देन योर बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज़ 18%। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आफ्टर टैक्स में सिंपली आप क्या करोगे, I को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 हमारे पास यहाँ पर आ गया था, 1 माइनस टी,
टी इज़ 40%, 40% मीन्स 0.4। बाकी आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन सेम है जैसी आपने ऊपर करी है। आफ्टर सो योर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज़ 11.6%। देन वी हैव द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल में भी आपके दो केसेस ही बनेंगे। अगर कंपनी रिडीम नहीं कर रही है देन इट इज़ द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। इररिडीमेबल मीन्स जिसको कंपनी रीपरचेज या बायबैक नहीं करेगी। तो इस केस में योर KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज D डिवाइडेड बाई T। कंपनी जो प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर डिविडेंड पे करेगी, D डिवाइडेड बाई P मीन्स योर प्रोसीड्स। अगर आप कंपनी ने जो प्रेफरेंस कैपिटल है अगर वो डिस्काउंट के ऊपर इशू करी है तो माइनस कर दो प्रोसीड में से, तो नेट प्रोसीड बन गई। अगर कंपनी ने अगर ये जो प्रेफरेंस कैपिटल है प्रीमियम के ऊपर इशू करी है तो आप उसको प्लस कर दोगे, देन यू विल गेट दी नेट प्रोसीड। सो योर फार्मूला विल बी D/NP। अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस मैंशनड है तो आप उसके साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। देन इन दैट केस योर KP विल बी D डिवाइडेड बाई योर मार्केट प्राइस। और अगर रिडीमेबल का केस है, रिडीमेबल के केस में भी आपका जो फार्मूला है वो जैसे आपने डिबेंचर के केस में करा है वैसे ही है। बस यहाँ पर आपने D यूज़ करना है, D इज़ द डिविडेंड। और जैसे वहाँ पर आपने RV कैलकुलेट करी थी रिडीमेबल वैल्यू, यहाँ पर आप क्या लिखोगे MV, दैट इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू। बाकी सब कुछ आपका सेम है, कैलकुलेशन आपकी सेम होएगी तो आपने इसको वैसे ही कर लेना है। इसमें आपका फार्मूला है D+1/N MB माइनस NP। नीचे आपने दोनों की एवरेज ले लेनी है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। A company has 1 lakh preference shares of ₹100 each outstanding at 9.7%, 9.75% dividend rate. Market price is also mentioned at ₹80. You have to calculate the cost of preference capital. So KP is equal to D. D is the dividend. Dividend आपके पास है 9.7 and the market price is 80. D so your cost is 9.75 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100% के लिए एंड योर कॉस्ट इज 12.19%। अभी हम देखते हैं रिडीमेबल का। D लिमिटेड हैज़ 100 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब कंपनी इसको प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर रही है तो आप इसको प्लस करोगे इसमें आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होएगी या रिडीमेबल वैल्यू होएगी उसमें। द कूपन रेट इज़ 12%। कूपन रेट मीन्स दी इंटरेस्ट रेट। फ्लोटेशन कॉस्ट जो कंपनी का खर्चा है वो 5% का है। सेल उन्होंने करा है 95 के ऊपर, तो कंपनी जो है डिस्काउंट के ऊपर इसको इशू कर रही है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रोसीड या रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपनी की नेट प्रोसीड कितनी बनेगी? सबसे पहले तो 95 के ऊपर उन्होंने इशू करा है, 5 रुपये डिस्काउंट के ऊपर। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी? इट इज़ 5%। 95 माइनस 5 कंपनी को 90 रुपीज़ आए हैं। RV या MV जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है? कंपनी ने इसको रिडीम करना है 10% प्रीमियम के ऊपर, तो 100 + 10 110 इज़ योर मैच्योरिटी वैल्यू। तो अभी हम इसको पुट करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड हमारे पास 12% है, 12 प्लस RV या MV हम बोले वो 110 है, माइनस 90 की नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आर 15 ईयर मैच्योरिटी, 15 साल हैं उसके, डिवाइडेड बाय 110 प्लस 90/2 इन दोनों की एवरेज ले ली। सो योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी 13.33%। देन द थर्ड केस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी में भी आपके पास डिफरेंट फार्मूला है। अभी इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि डिवेंचर्स और जो प्रेफरेंस कैपिटल है उनको उसको तो कंपनी रिडीम करती है, लेकिन कंपनी कभी भी अपनी इक्विटी शेयर रिडीम नहीं करती है, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट वाला केस है हमारा दैट इज़ द डिविडेंड यील्ड मेथड। इक्विटी की जो कॉस्ट है इट इज़ डिनोटेड बाय KE। इसका फार्मूला क्या है? इट इज़ D मीन्स द डिविडेंड डिवाइडेड बाय द नेट प्रोसीड। अगर कंपनी आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है तो आप उसके साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। A firm issues 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो कंपनी की जो नेट प्रोसीड है वो 10% से बढ़ जाएगी। द कंपनी हैज़ बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर और फ्यूचर में भी द सेम विल बी मेंटेन्ड। यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और साथ ही साथ उन्होंने आपको मार्केट प्राइस भी मैंशन है, इट इज़ 150। तो आपने दोनों के दोनों फार्मूला के साथ कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? 20% का डिविडेंड है
डी आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड आपकी कितनी आई है, इट इज़ 110, क्योंकि 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 10% प्रीमियम के ऊपर इशू करा है, सो इट इज़ 110। तो जब आप इसको नेट प्रोसीड के साथ कैलकुलेट करोगे योर के इज़ 18.18%। और अगर हम लोग इसको मार्केट प्राइस के साथ देखते हैं तो 20/150 इंटू 100 इट इज़ 13.33%। तो आगे हमारे पास है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड। अब कंपनी क्या करती होती है, हर साल अपने डिविडेंड में कुछ ना कुछ ग्रोथ ऐड करती है। ग्रोथ मीन्स के इंक्रीज करती है। तो आपने जो सिंपली पहले फार्मूला करा है D/NP या MP में आपने ग्रोथ रेट प्लस कर देना है। अभी कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड गिवन होता है। लास्ट ईयर के डिविडेंड को हम लोग डिनोट करते हैं D0 के साथ। तो अगर आपको D0 गिवन है तो उसमें आपने पिछले साल की ग्रोथ जो 1+G है आपने उसको प्लस करके पहले आपने इस साल का डिविडेंड बनाना है, फिर आपने उसको फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो जहाँ पर भी आपको लास्ट ईयर मैंशनड होगा वो आपका D0 होएगा, राइट। तो उसमें आपने 1+G प्लस करके D1 बनाना है, देन यू हैव टू यूज़ दैट D1 इन योर फार्मूला। अभी हमारे पास क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड शेयर्स आर कोटेड इन दी मार्केट एट 20 करंटली। द कंपनी जो है 1 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर रही है एंड द ग्रोथ रेट इज़ 5%। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर KE। सो आपको डिविडेंड इस साल का गिवन है 1 रुपये का, उसमें आपको ग्रोथ रेट गिवन है 5%। सो योर 1 डिवाइडेड बाई योर मार्केट प्राइस इज 20 इंटू 100 फॉर परसेंटेज प्लस 5% इज योर ग्रोथ रेट, सो योर KE इज 10%। देन वी हैव द अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड में आप क्या करोगे, जो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं आपने उसके साथ नेट प्रोसीड या MP को डिवाइड कर देना। यहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं गिवन होएगा, राइट। द करंट EPS ऑफ अ फर्म इज़ 4। EPS जो है वो सेम ही रहेगा फ्यूचर में भी। इक्विटी शेयर जो है वो 30 के ऊपर सेल करा गया था। यू हैव टू कैलकुलेट द KE। तो EPS अब आप क्या करोगे, आपको डिविडेंड नहीं गिवन है तो आपने EPS को ऊपर रख लेना है 4 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 इट इज़ 13.33%। अभी नेक्स्ट जो हमारी कॉस्ट है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग है वो इसीलिए हुई है क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्होंने अपना जो शेयर है वो सेक्रीफाइस करा है, इसी वजह से कंपनी कुछ रिटेन कर पाई है। तो जब भी आपने KR कैलकुलेट करनी है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, तो आप कैसे करोगे, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 - TP। यहाँ पर आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं कैलकुलेट करना बल्कि जो शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स है वो आपने यहाँ पर लेना है, इंटू 1 - B मीन्स ब्रोकरेज। अगर शेयर होल्डर को वो पैसा मिल जाता तो उस मनी को इन्वेस्ट करने के लिए जितनी वो ब्रोकरेज पे करते वो आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 12%। इन्होंने यहाँ पर आपको इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करके दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो आपने जो पहले अभी हमने फार्मूला में करी है वैसे कर लेते। The firm wishes to finance its new investment project by retained earning. The firm estimates that the shareholder have the marginal tax rate of 30%। तो अब आपको शेयर होल्डर का टैक्स रेट गिवन है 30%, इट मीन्स इट इज़ 0.3, और उनको 2% जो है वो ब्रोकरेज पे करनी है। ब्रोकरेज यहाँ पर आपने 2% मीन्स 0.02 लेनी है, राइट। तो अभी आप देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपने ना 0.2 नहीं लेना, 0.02 लेना है, राइट। यहाँ पर आएगा 0.02, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सो योर KR इज़ 12% आपको ऑलरेडी दी हुई है, 12 इंटू 1 - 0.3 30% आपका टैक्स है तो 0.3 बन गया वो। और यहाँ पर जो आपको 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, तो 2% मीन्स 0.02, आपने यहाँ पर 0.02 ले लेना है। तो 1 - 0.02 आ गया। तो जब आप इसकी कैलकुलेट करोगे यहाँ पर देखिए 12%, 1 - 0.3 मीन्स 0.7 और 1 - 0.02 मीन्स 0.98। सो योर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 8.23%। तो ये सारी की सारी थी हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट की कैलकुलेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे वेटेड जो कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन, उसमें हमने इन सबको एक साथ में यूज़ करना है, राइट।
देन वी हैव दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते होते हैं। अब जब भी कंपनी ने क्या करना है, जो भी उसके सोर्सेज हैं, इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, तब कंपनी क्या करेगी, हर एक सोर्स का जितना भी प्रपोर्शन है टोटल कैपिटल में, उसके अकॉर्डिंग उसके वेट असाइन करेगी। वेट जो है वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू किसी के भी अकॉर्डिंग तो असाइन किए जा सकते हैं। अभी हम इसका प्रोसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले उन्होंने हर एक सोर्स की स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लेनी है, जैसे कि इक्विटी की कॉस्ट निकाल ली, प्रेफरेंस की कॉस्ट निकाल ली या फिर डिबेंचर्स की कॉस्ट निकाल ली। उसके बाद उनको वेट असाइन कर देने हैं। वेट मीन्स कि उनका जितना भी प्रपोर्शन है, उसकी जितनी भी परसेंटेज है टोटल कैपिटल में, वो हमने ले लेनी है। फिर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन सबको ऐड अप कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में डेट हमें गिवन है 15 लाख का, प्रेफरेंस शेयर 12 के हैं, इक्विटी शेयर 18 के और रिटेन्ड अर्निंग है 15 लाख की। सो योर टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 60 लाख। इन्होंने आपको प्रपोर्शन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। अगर हमने कैलकुलेट करने भी हों तो कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास 15 लाख का डाटा है ना, 15 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितनी है 60 लाख की, 60 लाख इंटू 100, तो 25% का आपका डेट है, राइट। प्रेफरेंस शेयर आपके 12 के है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, 20% जो प्रपोर्शन है वो प्रेफरेंस का है। Then we have equity share 18 lakh divided by 60 lakh into 100, it is 30%, and retained earning is 15 lakh divided by 60 lakh into 100, it is 25%। अब हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास प्रपोर्शन आ गया, टैक्स हमारे पास और कॉस्ट जो है हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, जैसे कि डेट का जो प्रपोर्शन है इट इज़ 25%, राइट। 25 को आपने क्या कर लेना है, 5% कर लेना है, इट इज़ 1.25। 20% प्रेफरेंस शेयर और उसकी कॉस्ट कितनी है 10%, 20 का 10% इज़ 2%। देन 30% इक्विटी है, 30 का 12% इज़ 3.6%, एंड रिटेन्ड अर्निंग आपके पास 25 की है, इसका आपने 11% किया, इट इज़ 2.75। सो योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 9.6%, राइट। अभी इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास इक्विटी शेयर गिवन है 8 लाख की उसकी बुक वैल्यू है, 16 लाख की उसकी मार्केट वैल्यू है। प्रेफरेंस शेयर आपको गिवन है 2 लाख की बुक वैल्यू है उसकी, 2,40,000 की उसकी मार्केट वैल्यू है। अभी प्रेफरेंस शेयर के आगे आपको गिवन है 9%, 9% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, राइट। 9% का मीनिंग क्या है, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 9% डिविडेंड दे रही है हर साल। वैसे ही 11% डिवेंचर्स है, 11% मीन्स 11% उसका इंटरेस्ट रेट है जो कि कंपनी हर साल अपने डिवेंचर होल्डर को पे करेगी, राइट। इट मीन्स 100 के पीछे कंपनी उनको 11 रुपीज़ देगी। इसकी बुक वैल्यू 6 लाख है और 6,60,000 इज दी मार्केट वैल्यू। देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की जो बुक वैल्यू है वो हमारे पास 4 लाख की है। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 20 लाख का बनता है, और मार्केट वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग 25 लाख का बनेगा। अभी हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, अभी इसमें देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। कंपनी के जो शेयर का मार्केट प्राइस आपको गिवन है 200 का। लास्ट ईयर, यहाँ पर वर्ड देखिए मैंशनड है लास्ट ईयर, पिछले साल कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया था 25% का। इस साल का भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है D0, हमें D0 गिवन है, लेकिन हमने यूज़ क्या करना होता है D1। D1 हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है इट इज़ 5%। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपके पास 30% है, और पर्सनल टैक्स रेट जो कि हम रिटेन्ड अर्निंग की कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे वो 20% है, राइट। अभी आपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल की आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जैसे कि KE, KP, KD एंड KR आपने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, बुक वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग भी और मार्केट वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग भी आपने जो वेटेड कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक जो कॉस्ट है, हर एक सोर्स की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इट इज़ डिनोटेड बाय KE। KE का फार्मूला क्या होता है, इट इज़ D1। इस साल का जो डिविडेंड है डिवाइडेड बाय MP इंटू 100% के लिए प्लस योर ग्रोथ रेट। अभी स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था, लास्ट ईयर का डिविडेंड। पिछले साल का डिविडेंड है 25 रुपये, इसको हमें इस साल का बनाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, D0 को 1 + G के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25
1 प्लस 0.05 ग्रोथ रेट, ये आपके पास इसको आप क्या करोगे 200 से डिवाइड करोगे इन 200% के लिए, यू विल गेट 13.13%। प्लस आपने इस साल का ग्रोथ रेट प्लस कर दिया तो 18.13 आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बाद आपके पास रेफरेंस की कॉस्ट है, वो तो वैसे आपको स्टेटमेंट में दी हुई है 9%, आप सीधी भी ले सकते हो। उसके बाद डिबेंचर की कॉस्ट आ गई, ये हमने लेनी है आफ्टर टैक्स, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I/NP। इंटरेस्ट आपको स्टेटमेंट में गिवन ही था 11% डिबेंचर्स, तो 11 आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड कितनी है 100 की, 100% के लिए कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है इट इज़ 30%, तो 1 माइनस 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करके you will get the cost of debentures at 7.7%. Then we have cost of retained earning, ये किसके इक्वल होती है KE मीन्स cost of equity जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है इंटू 1 माइनस टी, जो यहाँ पर हमने यूज़ करना है TP मीन्स जो पर्सनल टैक्स रेट का रेट है वो हमें स्टेटमेंट में 20% गिवन है, तो 1 माइनस 0.2 आ गया आपके पास, 18.13 इक्विटी की कॉस्ट आ गई, राइट। 1 माइनस 0.2 आपके पास टैक्स रेट आ गया। उसके बाद 1 माइनस बी ये होती है हमारी ब्रोकरेज हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको ज़ीरो ले लिया, राइट। तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इट इज़ 14.5%, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। इसके बाद हम लोग मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले इक्विटी आपके पास है 8 लाख की, इसका हमने प्रपोर्शन निकाल लेना, 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 40% आपके पास इक्विटी है। वैसे ही प्रेफरेंस का निकालोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 10% प्रेफरेंस का वेट आ गया, 30% डिवेंचर्स का और 20% रिटेन्ड अर्निंग का। इसको आपने जो भी अभी स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करी है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना। 40 का 18.13% इज 7.25, 10 का 9% इज 0.9, 30 का 7.7% इज़ 2.31 और 20 का 14% इज़ 2.9। तो आपके पास जो टोटल कैपिटल की कॉस्ट है वो कितनी आ गई, इट इज़ 13.36% अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। अभी हम इसको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू में आपके पास 3 ही चीज़ें आएंगी, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर, क्योंकि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो कंपनी की सेविंग है अपनी, तो उसको हमने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं लेना होता। तो 16 लाख की इक्विटी शेयर है, 2,40,000 की हमारे प्रेफरेंस है और 6,60,000 की हमारे पास डिबेंचर है। तो आपका जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके पास इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आई थिंक 25 लाख बनेगा, तो इसके 25 लाख बनेगा, इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक करी हुई है। तो आगे देखिए आपने इसका प्रपोर्शन निकाल लेना है, ये आपके पास इक्विटी का 64% आ गया, तो इसकी जो वेटेड कॉस्ट है इट इज़ 18.13%, ये हमने ऑलरेडी करी थी। 64 का 18% इज़ 11.6, 9.6 का 9% इज़ 0.86 और 26.4 का 7.7% इज़ 2.03। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू वेट आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज़ 14.49%।